तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी रूम लर्नो अड्डा। तो आज यहाँ पे साइंस का पेपर हमारा टर्म 2 का सेट 1 यहाँ पे है क्लास 10th का। तो उसको डिस्कस करने जा रहे हैं, पूरे आंसर को डिटेल में, पूरे पेपर को। तो चलिए क्वेश्चन पेपर शुरू करते हैं, डिस्कशन इसका। तो यहाँ पे सेक्शन ये हमारा है सेट 1 का, और सेट 2 और सेट 3 वाले भी दे सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन सेम रहते हैं, एक ही दो क्वेश्चन ऊपर नीचे करके, या फिर एक दो क्वेश्चन खाली डिफरेंट रहते हैं। तो मैक्सिमम क्वेश्चन सेम रहते हैं, तो वो सब भी वीडियोज़ दे सकते हैं। तो सेक्शन 1 में आपका बोला गया है पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन गिविंग रीजंस व्हाई ऑल्दो द न्यूक्लियर चार्ज इन एटम्स इंक्रीजिंग इन मूविंग फ्रॉम left to right in a period as well in moving from top to bottom in a group in the modern periodic table, but the size of the atoms does not vary similarly in both situations। तो इसमें पीरियड में क्या होता है कि हमारा जो सेल्स रहता है वो फिक्स रहता है, उसी में नए नए इलेक्ट्रॉन्स मेरे ऐड चले जाते हैं। जैसे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, फिर आगे बढ़ा तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, तो हमारा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते चला जाता है। और ग्रुप में क्या होता है कि हमारा नया सेल्स ऐड होते चले जाता है, दो से एक सेल से फिर एक से सौ ऐड हो जाएगा। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स आते चले जाते हैं विद द इंक्रीज इन द सेल्स। तो इससे हमारा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते चले जाता है। यही आपको एक्सप्लेन करना था इसमें। और फिर इसमें दिया है कि डायग्राम के बारे में दिया। तो चलिए अगले पेज पे दिया है डायग्राम, तो वहीं से समझ लेते हैं क्या होता है। ये डायग्राम दिया था मेरा, इस तरह सस्पेंडेड है मेरा यहाँ पे हॉट शू बार में, और यहाँ पे मेरा एक रॉड है जहाँ की बी से ए तक करंट फ्लो कर रहा है, आ रहा है। तो बताइए यहाँ पे क्या आपको समझ में आता है, यानी कि व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन अ करंट इज पास्ड थ्रू द एल्यूमिनियम रॉड फ्रॉम एंड बी टू एंड ए। वही आपको बताया, एंड बी टू एंड ए। तो क्या आपको यहाँ पे ऑब्जर्व करने को मिलता है। तो ये आपका सिंपल से एनसीईआरटी जिसने रीड की थी, जिसने एक्टिविटी इसको चेक किया था, उसको यहाँ पे इजीली कर लिया होगा, क्योंकि एक्टिविटी 13.7 एक्टिविटी 13.7 में ये आपका सब कुछ वही देकर रखा है, जितने क्वेश्चन है सब कुछ वहीं से दिया है। और जिन्होंने एक्टिविटी की होगी वो ईजिली आप लोग कर लिए होगे। तो इसमें ऑब्जर्व होता है कि रॉड डिस्प्लेसेस टूवर्ड्स लेफ्ट, है कि नहीं। और व्हाट चेंज इज ऑब्जर्व इन अ सिचुएशन इन विच द एक्सिस ऑफ द रॉड ए बी इज मूव्ड एंड इंक्लाइंड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट इज पास्ड इन द रॉड इन द सेम डायरेक्शन। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आपको लगाना था, है कि नहीं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा और आंसर आपका निकल के आ जाएगा। Magnetic field is a physical quantity that has both direction and magnitude. How can this statement be proved with the help of the magnetic field lines, है कि नहीं, ऑफ अ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट में देखिए यहाँ से नॉर्थ की साइड से साउथ की तरफ जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल के। तो जितना पास रहता है, डिस्टेंस जितना कम रहेगी उतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, जितना दूर रहेगा मैग्नेटिक फील्ड उतनी वीक मैग्नेटिक फील्ड रहेगी। और जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलते हैं वो निकल के उसका डायरेक्शन होता है किधर की तरफ, नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ। यही आपको एक्सप्लेन करना था, है कि नहीं। नॉर्थ से साउथ जाता है, इमर्ज करता है मेरा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और स्ट्रेंथ जो होती है वो कितनी होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होती है। स्ट्रेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस जितनी कम स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा, डिस्टेंस जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ उतनी कम, है कि नहीं। अब यहाँ पे बायोलॉजी के क्वेश्चन दिया है, यूजिंग हाइट, टॉलनेस एंड टफनेस ऑफ अ प्लांट एज एन एग्जांपल, शो दैट जीन्स कंट्रोल द कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स इन एन ऑर्गेनिज्म। तो होता क्या है, जीन्स हैज द कोडिंग ऑफ अमाउंट ऑफ हार्मोन रिलेटेड, है कि नहीं। उनके अंदर जीन्स के अंदर कोडिंग होती है कितना हार्मोन रिलेटेड, मतलब कितना रिलीज़ करना है। अगर ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है तो बंदर टॉल हो जाएगा, अगर कम रिलीज़ कर रहा है तो डॉफ हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। यही प्लांट की कंडीशन में भी होता है, यही ह्यूमंस की भी कंडीशन में होता है कि नहीं। और यहाँ पे मैं एक ही दो क्वेश्चन बायोलॉजी की एक्सप्लेन कर पाऊँगा, और बाकी मैं नहीं करने वाला हूँ यहाँ पे, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और फिर बायोलॉजी के कुछ आंसर्स आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा मैं। तो यहाँ पे आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के सारे आंसर्स मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आपको दिया है प्लेसेंटा, फेलोपियन ट्यूब्स, यूटेरस, ओवरी इन ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। यहाँ पे आपको सारे टॉपिक्स आपके किताब में देकर रखा है, बुक में, आप लोग वहीं से सीधा देख सकते हो, रीड कर सकते हो। और यहाँ पे 5वां दिया है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, द इम्प्रूवमेंट इन आवर लाइफ स्टाइल हैज़ लेड टू द जनरेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट मटेरियल, लिस्ट टू रीजन्स टू जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। ईजी था। इंक्रीज यूज ऑफ डिस्पोजल आइटम्स लाइक पेपर, प्लास्टिक, पॉलीथीन एंड एल्यूमिनियम फॉइल्स एंड पैकेजिंग आइटम्स की वजह से हमारा जो वेस्ट है वो ज़्यादा बढ़ता चले जा रहा है। द चेंज इन पैकेजिंग हैज़ रिजल्टेड इन द वेस्ट बिकमिंग नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये जो पैकेजिंग हमारे आइटम्स होते हैं, पैकेजिंग आइटम्स जैसे पेपर हो गया, पॉलीथीन हो गया, प्लास्टिक्स हो गया, एल्यूमिनियम फॉइल्स हो गया, इसको यूज करते हैं, यूज़ करने के बाद फेंक देते हैं। तो यही जो हो गया पैकेजिंग आइटम्स जो होते हैं, उसकी वजह से वेस्ट हमारे जनरेट हो रहा है। हमारे घर कुरियर बॉक्स आता है, तो कुरियर बॉक्स में से अपना आइटम निकाल देते हैं जो यूज़फुल रहता है, और जो बॉक्स होता है, पॉलीथीन होता है, उसको फेंक देते हैं। तो ये सब वेस्ट क्रिएट हो रहा है। गिवन टू एग्जाम्पल्स फ्रॉम डेली लाइफ जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। यहाँ पे वही एग्जाम्पल्स हैं, इसी को एक्सप्लेन करना था। दोनों मतलब सिमिलर क्वेश्चन हैं, खाली हल्का सा स्टेटमेंट चेंज है। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट बिटवीन बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा एंड बाइनरी फ्यूजन इन लेसमेनिया। तो बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा कैसे होता है, बाइनरी फ्यूजन होता क्या है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म दोनों हैं, तो क्या होता क्या है, डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, ये बाइनरी फ्यूजन होता है। और अमीबा में क्या होता है, एट एनी पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म
कहीं पे भी किसी पार्ट में बाइनरी फ्यूजन हो जाएगा, बट बाइनरी फ्यूजन इन लेशमेनिया कैसे होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेलम, फ्लैजेलम रहेगा तभी बाइनरी फ्यूजन होगा, अदरवाइज नहीं। हाउ डज रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन मलेरियल पैरासाइट, तो मल्टीपल फ्यूजन इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा। केमिस्ट्री का यहाँ पे क्वेश्चन है, कंसीडर द कार्बन कंपाउंड हैविंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये आपका प्रोपीन, ये प्रोपेन, ये ब्यूटाइन, ये बेंजीन, ये साइक्लोहेक्सेन, है कि नहीं। अल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, अल्काइन का होता है CnH2n-2, और यहाँ पे अल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n। तो इसी फॉर्मूले से आपको ये निकालना था कि ये अल्केन है, अल्काइन है कि अल्कीन है। स्टेट द नंबर ऑफ डबल कोवेलेंट बॉन्ड्स इन प्रेजेंट इन C3H6, तो इसमें कितना कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, तो यहाँ पे इस तरह का बनेगा, एक ही कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है क्योंकि C डबल बॉन्ड C, एक सिंगल बॉन्ड C, और फिर यहाँ से 3 हाइड्रोजन इस पे जुड़े हैं, एक हाइड्रोजन इस पे जुड़ा हुआ है और 2 हाइड्रोजन इस पे जुड़े हुए हैं, है कि नहीं। तो ये आपका एक ही डबल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट होगा। राइट द फॉर्मूला फॉर फर्स्ट मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज इन विच टू विच द कार्बन कंपाउंड C4H6 बिलोंग्स, तो होमोलोगस सीरीज में यहाँ पे CH2 से डिफ्रेंशिएट करता है, मतलब आगे आने वाला सीरीज होता है धीरे धीरे, या फिर पीछे जाना है तो CH2 माइनस करते हैं या फिर CH2 ऐड करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला सीरीज का बनेगा इथाइन, पहले यहाँ पे एक CH2 माइनस करेंगे तो C4H6 में से C3H4 बनेगा, फिर एक CH2 माइनस करेंगे तो C2H2 बनेगा, और जो कि ये मेरा फर्स्ट मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला यही है, और यहाँ पे आपका इथाइन मिल जाएगा आपको। विच वन ऑफ द अबव कंपाउंड्स फॉर्म रिंग स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बन एटम, तो C6H6 और C6H12 आपका बनेगा बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन। आइडेंटिफाई विच ऑफ द अबव कंपाउंड्स इज अ मेंबर ऑफ अल्केन सीरीज, प्रोपेन हो जाएगा C3H8, है कि नहीं। हम लोग ये इस फॉर्मूले से, यहाँ पे जो फॉर्मूला दिया अल्केन का, इस फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं CN, यहाँ पे CN आपका क्या देकर रखा है C3, और यहाँ पे C3 का ट्वाइस आपका हो जाएगा 2N, मतलब 6 + 2 यहाँ पे आपका हो जाएगा तो 8 आ जाएगा, तो एल्केन आपका हो जाएगा। अभी सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन बी में आपका ये वाले क्वेश्चन में मैं अभी श्योर नहीं हूँ, तो इस वाले क्वेश्चन को आपको बता नहीं पाऊंगा, इस वाले क्वेश्चन में मैं अभी श्योर नहीं हूँ। तो आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 9 वाला देकर रखा है, ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, ये आपका ट्रॉफिक लेवल हो जाएगा, एनसीटी बना के देकर रखा हुआ है। ये प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर। वाई आर ऑटो ट्रस्ट कंसिडर टू बी एट द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल ऑफ ऑल फूड चेन्स, क्योंकि वो खुद ही खाना बनाते हैं, बाकी जो अपर ट्रॉफिक लेवल्स के होते हैं वो अपना खाना खुद को नहीं बना सकते हैं। स्टेट द रीजन फॉर लिमिटेड मेंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स इन नेचर, इस वजह से क्योंकि अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्लो विद इन द मोर ट्रॉफिक लेवल्स, जैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ेंगे वैसे अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती चली जाएगी, फ्लो होती है तो कम होती चली जाएगी एनर्जी। तो लास्ट वाला जो ट्रॉफिक लेवल है उसका एनर्जी एकदम नहीं मिलेगी, इसलिए 3 से 4 ही ट्रॉफिक लेवल हमारा बनता है। इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ये वाला इसमें सिंपल था, फिगर 8.8 आपका चैप्टर खोलोगे उसमें मिल जाएगा फिगर 8.8 में, और इस तरह कुछ डायग्राम्स बनेगा। ये पॉलिन ग्रेन, ये स्टिग्मा, ये आपका मेल जर्म सेल, ये पॉलिन ट्यूब, ये ओवरी, और ये फीमेल जर्म सेल। तो इस तरह आपका ये लेबल डायग्राम इस तरह करना था। एक साइड करो, मैंने आपको अपने वीडियो में पहले बता के रखा था लास्ट मिनट टिप्स पेपर प्रेजेंटेशन वाले वीडियो में कि कैसे आपको लेवलिंग करना है, एक ही साइड करना है और क्लियरली आपको डायग्राम बनाना है। तो आप मेरे वीडियोस को देखे होंगे तो आपको फ़ायदा मिला होगा यहाँ से। और यहाँ पे बताना है कि डायमंड ग्रेफाइट का क्यों डिफरेंट स्ट्रक्चर और डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, ऑल्दो देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम, बिकॉज एलोट्रॉप्स ऑफ द कार्बन है, और इनके डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ बॉन्डिंग की वजह से, डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ बॉन्डिंग ये सबसे बड़ा रीज़न है, डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ बॉन्डिंग, इसी की वजह से इनका डिफरेंट स्ट्रक्चर और डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। और आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना था वाई कार्बन कैन नॉट लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म C4 पॉजिटिव कटायन, तो यहाँ पे होगा बिकॉज दिस रिक्वायर्स लॉट ऑफ एनर्जी टू रिमूव, लेकिन नहीं 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बाहर होते हैं, तो उनको लूज़ करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी। इसमें हो जाएगा गेन 4 वाई कार्बन कैन नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म C4 नेगेटिव अनायन बिकॉज डिफिकल्ट टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन विद 6 प्रोटॉन, 6 प्रोटॉन होंगे और 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 6 प्रोटॉन के लिए 10 इलेक्ट्रॉन होल्ड कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। और हाउ डज कार्बन ओवरकम दिस प्रॉब्लम टू फॉर्म कंपाउंड्स विद द कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड विद द शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद द अदर एटम्स, ये 2 रीजंस हो जाएंगे। तो काफ़ी इजी था आपका ये वाला सेक्शन बी वाला पार्ट, सेक्शन ए वाला भी इजी था। और यहाँ पे आपका फिजिक्स का पार्ट आ जाता है। स्टूडेंट वांट्स टू यूज इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक बल्ब एंड इलेक्ट्रिक फैन साइमल्टेनियसली, तो कैसे गैजेट्स को कनेक्ट करेगा, पैरेलल कनेक्ट करेगा। गिविंग आंसर्स 3 रीजंस आपको देना था, यहाँ पे जस्टिफाई करना था। पहला हो जाएगा वंस ब्रोकन अदर्स आल्सो फिटेड, अगर सीरीज में होगा तो अगर एक ब्रेक होगा आगे वाला तो पीछे वाले सब ब्रेक हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी। लास्ट वन गेट्स वेरी लो वोल्टेज और करंट, अगर हमारा ब्रेक नहीं होता है, लाइन आती है
तो मेरा क्या होगा कि पहले जो होगा स्टार्टिंग में वो वोल्टेज ज़्यादा ले पाएगा और जो लास्ट वाला डिवाइस होगा उसको मेरा कम वोल्टेज कम करंट मिलेगा। अगर पैरेलल सर्किट में हमारा होता है कि पैरेलल सर्किट जो होता है डिवाइड कर देता है करंट को, सबको इक्वली डिवाइड कर देता है कि तुम भी लो उतना, तुम्हें जितना चाहिए तुम अपना वोल्टेज ले लो, तुम्हें जितना करंट चाहिए तुम अपना करंट ले लो, मतलब इक्वली डिवाइड कर सकता है, जितना जिसको चाहिए उतना उसको मिल जाता है। लेकिन सीरीज में ऐसा नहीं होता है। और चौथा रीज़न मैं यहाँ पे बता देता हूँ, टोटल रेजिस्टेंस इज डिक्रीज्ड। और पैरेलल सर्किट में क्या होता है कि टोटल रेजिस्टेंस जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, ज़्यादा रेजिस्टेंस हाई नहीं होता है बल्कि सीरीज में हाई हो जाता है। इसी की वजह से ओवरलोडिंग शॉर्ट सर्किटिंग ज़्यादा होता है वहाँ पे। अब इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ क्या होता है, इट इज़ अ सेफ्टी डिवाइस विच प्रिवेंट्स ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किटिंग, और इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं विद द लाइव वायर। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 देकर रखा है कि क्या है, एन इलेक्ट्रिक मोटर रेटेड 1100 वाट पावर इज कनेक्टेड विद द वोल्टेज 220 वोल्ट मेंस। तो P इक्वल टू VI फॉर्मूला लगाओ, I इक्वल टू 5 एम्पियर आ जाएगा आंसर आपका, वही दिया है फर्स्ट वाला, द करंट ड्रॉन फ्रॉम द मेंस इज इक्वल टू I इक्वल टू 5 एम्पियर। इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन द मोटर इज यूज्ड फॉर 5 आवर्स डेली फॉर 6 डेज। तो E इक्वल टू P इंटू टाइम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल टू पावर इंटू टाइम। पावर आपका कितना देकर रखा है 1100 वाट, और फिर आपका टाइम कितना हो जाएगा 6 दिनों के लिए चल रहा है, 5 घंटे के लिए, तो 6 इंटू 5 आपका हो जाएगा 30, 30 इंटू 1100 इक्वल टू 3300 वाट पर आर। यहाँ पे हो जाएगा आपका 3300 वाट आर हो जाएगा, पर नहीं होगा, या फिर 3300 किलो वाट आर हो जाएगा। टोटल कास्ट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड विद द रेट ऑफ 1 यूनिट इज 5 रुपीज़ 5, तो 33 इंटू ₹5 इक्वल टू ₹165, 165 निकल के आ जाएगा। अब इससे ईजी कुछ बच्चों को लगा होगा कि ये वाला है, तो ये वाला वाकई ईजी था बच्चों के लिए, क्योंकि ये वाला थोड़ा सा उनको डिफिकल्ट लग सकता है, क्योंकि पावर ओवर क्या है सब दिया है, कैसे निकालते हैं, टाइम कैसे निकालते हैं, यहाँ पे पैसे के कैसे निकालते हैं, कितना पैसा हुआ। तो अगर फॉर्मूला पता है तो काफ़ी ईजी था ये वाला, अदरवाइज़ ये वाला भी ईजी था। डायग्राम देकर रखा है आपका, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट पूछा था, सभी रेजिस्टेंस को जोड़ दो, यहाँ पे पैरेलल में इन दोनों को पहले जोड़ो, फिर उसके बाद इन तीनों को एक साथ जोड़ दो, तो यहाँ पे आपका 20 ओम निकल के आएगा। करंट रन फ्रॉम द बैटरी I इक्वल टू VR निकालो, आपको V पता है, R पता है, 20/20 इक्वल टू 1 एम्पियर। और फिर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 5 ओम रजिस्टर, ये 5 ओम रजिस्टर है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज लगा है तो इसका वोल्टेज क्या होगा, आपको यहाँ पे करंट देकर रखा है, यहाँ पे आपका रजिस्टेंस देकर रखा है, तो V इक्वल टू IR फॉर्मूला लगाओ, 1 इंटू 5 इक्वल टू 5 वोल्ट आ जाएगा। तो काफ़ी ईजी था ये वाला भी पार्ट। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अपने सेक्शन C की। सेक्शन C आपका क्या होगा, यहाँ पे AB is a coil of copper wiring having a large number of turns. The ends of the coil are connected with a galvanometer as shown. When the north pole of the strong bar magnet is moved towards the end B of the coil, deflection is observed in the galvanometer. ये भी आपकी एक्टिविटी ही थी, जिसने एक्टिविटी पढ़ी होगी, NCERT रीड की होगी। मैंने अपने वीडियो में बता कर रखा था कि NCERT अच्छे से रीड करो अपने पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स में, और फिर लास्ट में टिप्स के वीडियो में बता कर रखा था कि ये सब करना है, आपको एक्टिविटीज़ करनी है, आपको NCERT अच्छे से रीड करनी है। एक्टिविटी 13.8 यहाँ से क्वेश्चन आ गया आपका, देख लीजिए। अब पूछा गया यहाँ पे पहला क्वेश्चन, स्टेट द रीजन फॉर यूजिंग गैल्वेनोमीटर इन द एक्टिविटी एंड व्हाई डज दिस नीडल डिफ्लेक्ट्स मोमेंटरली व्हेन द मैग्नेट इज मूव्ड टुवर्ड्स द कॉइल। तो पहला आंसर हो जाएगा बिकॉज गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ एमीमीटर, इसलिए यूज़ किया गया है। और यहाँ पे डिफ्लेक्ट्स मोमेंटरली व्हेन द मैग्नेट इज मूव टुवर्ड्स द कॉइल बिकॉज ऑफ द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट, इस वजह से मूव कर रहा है गैल्वेनोमीटर। What would be observed in the galvanometer in a situation when the coil and the bar magnet both move with the same speed in the same direction? अगर दोनों को साथ मूव करते हैं और सेम स्पीड में मूव करते हैं तो क्या होगा, जस्टिफाई योर आंसर। नो डिफ्लेक्शन, नो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नो डिफ्लेक्शन वहाँ पे ऑब्जर्व होगा, कोई इंड्यूस्ड करंट नहीं फ्लो करेगी, बिकॉज नो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है कि नहीं। स्टेट द कंक्लूजन दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस एक्टिविटी। Will there be any change in the momentary deflection in the galvanometer if the number of turns in the coil is increased and more stronger magnet is moved towards the coil? Yes, coil इंक्रीज करेंगे, मैग्नेटिक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मेरा बनेगा वहाँ पे, क्योंकि कॉइल ज़्यादा है और स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लेंगे, तो यहाँ पे मेरा स्ट्रेंथ ऑफ इंड्यूस्ड करंट विल इंक्रीज, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा और करंट जो जनरेट होगी वो ज़्यादा इंड्यूस्ड करंट होगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसका आंसर होगा प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन द सर्किट इन द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है नहीं। मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने पे जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या फिर इंड्यूस्ड करंट पैदा होती है उसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। व्हाट इज ऑब्जर्व्ड इन द गैल्वेनोमीटर व्हेन अ स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट इज हेल्ड स्टेशनरी नियर one end of a coil of large number of turns, justify your answer।
तो वहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा नो प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट वहाँ पे होगा, क्योंकि वहाँ पे मोमेंट ऑफ बार मिनट नहीं हो रहा है, इस वजह से वहाँ पे नो प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, कोई करंट उसमें फ्लो नहीं करेगा गैल्वेनोमीटर में, वहाँ पे उसका पॉइंटर मूव नहीं करेगा। तो ये आपका यहाँ पे बायोलॉजी का आंसर पड़ जाता है। आप जाके यहाँ पे 6 डिटर्मिनेशन वाले टॉपिक में पढ़ सकते हो। 6 डिटर्मिनेशन वाले टॉपिक में सारा आंसर आपको मिल जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे जो फ्लो चार्ट बनाना था 6 डिटरमाइंड जेनेटिकल इन ह्यूमन बींग्स में, तो आपको फिगर 9.6 में मिल जाएगा। तो आप इसका जाकर वहाँ पे फ्लो चार्ट देख सकते हो कि कैसे होगा, और यहाँ पे 6 डिटर्मिनेशन वाले टॉपिक में आप जाकर इसका आंसर ढूंढ सकते हो, बायोलॉजी का है। और मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था कि बायोलॉजी कुछ आंसर्स में आपको जवाब नहीं दे पाऊंगा, तो वो आप लोग अपने से कर लीजिएगा। और जितने भी फिजिक्स केमिस्ट्री का आंसर है मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया हूँ। तो आशा करता हूँ आपको इसका जो आंसर्स है ठीक लगे होंगे और आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इस तरह की और वीडियोस पाने के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, ये सेट करने के लिए था। एंड बी हेल्दी, बी सेफ, ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम्स।